हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। जैसा कि आप हमारे साथ पिछले वीडियो में जुड़े थे जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय के साथ, और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, जिसमें हम समाजवाद के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पूरा जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर नोट्स दे दिया है, हिंदी नोट्स। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो आप वीडियो को देख लें। मैं आई बटन पे वीडियो को डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए चलते जयप्रकाश नारायण के समाजवाद। तो अब समाजवाद बताने से पूर्व मैं ये बात बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे द्वारा जो दिए गए वीडियोस है, जो मैं नोट्स बताता हूँ, नोट्स देता हूँ, वो मैं पहले प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से मैं चेक करवा लेता हूँ। उसके बाद ही आपके तहत वीडियो को पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो में कोई गलत ना लगे। अगर फिर भी अगर आपको वीडियो में कुछ गलती लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ गलती है, ठीक है, और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए आज वीडियो में चलते हैं, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के बारे में जानते हैं। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जय समाजवाद जो है जयप्रकाश नारायण का, ये एकमात्र क्वेश्चन आता है। इसमें अलग से नहीं आता है कि जयप्रकाश नारायण का दलविहीन लोकतंत्र और जयप्रकाश नारायण का समग्र समग्र क्रांति, ये तीनों सिद्धांत जो जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े हुए हैं, समाजवाद, दलविहीन लोकतंत्र और समग्र क्रांति, ये तीनों को एक साथ नहीं पूछा जाता है। या तो जयप्रकाश नारायण की जीवनी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में, या तो जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के बारे में पूछा जाता है, या फिर दलविहीन लोकतंत्र के बारे में, या समग्र क्रांति के बारे में। तो इस हिसाब से आपका जयप्रकाश नारायण से कुल 4 सवाल बनते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अगर आप बीए के छात्र हैं, आप भारत में कहीं भी पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप पीजी के सेमेस्टर 1 में हैं भारत के कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए ही वीडियो है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये जरूर होगा जब आप इंडियन पॉलिटिकल थाउट्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए और ज़्यादा इंट्रो ना देते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के बारे में, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। तो सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं। देश के अग्रणी समाजवादियों में जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महात्मा गांधी उन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा भारतीय विद्वान मानते थे। उनका लक्ष्य, जयप्रकाश जी का लक्ष्य जो था, वो सामाजिक आर्थिक न्याय और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना था। समाजवाद का तात्पर्य है, अब समाजवाद को समझ लेते हैं। समाजवाद का तात्पर्य है समाज में अधिकतम समानता की स्थापना करना, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो या तो आर्थिक स्तर पे हो। कभी भी हम पूर्ण समानता को समाज में स्थापित नहीं कर सकते। अगर पूर्ण समानता समाज में स्थापित हो जाती है तो समाज में विकास की गति रुक जाएगी। समाजवाद में समाज के समग्र पहलुओं के प्राविधिक पुनर्निर्माण की धारणा निहित है। इसका तात्पर्य यह है कि समाजवाद में समाज के मतलब हर पहलू का विकास हो, पुनर्निर्माण हो, ये समाजवाद का मूल तत्व है। समाजवाद के लक्ष्यों को हिंसात्मक तथा लोकतांत्रिक दोनों तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण ने किस मार्ग को अपनाया, ये बात जानने की हमें आवश्यकता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस मार्ग को अपनाया। तो जयप्रकाश नारायण ने जिस मार्ग को अपनाया वो था लोकतांत्रिक समाजवाद। और इस तरह से दो मार्ग होते हैं, एक हिंसा के मार्ग होते हैं और दूसरा लोकतंत्र के मार्ग होते हैं। तो हिंसा के जो मार्ग होते हैं उसे हम साम्यवादी व्यवस्था कह सकते हैं और साम्यवादी समाजवाद कह सकते हैं, और जो जो लोकतंत्र के माध्यम से कहते हैं, नैतिकता के माध्यम से होती है, उसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा समाजवाद को मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद कहा जाता है, जिसमें हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है अथवा जिसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव था। अब जयप्रकाश नारायण की एक कृति है, एक रचना है, वाई सोशलिज्म, और उसमें वाई सोशलिज्म में वो क्या कहते हैं ये हम जानते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति समाजवाद क्यों, मतलब वाई सोशलिज्म में उन्होंने बताया है, समाजवाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक पूर्ण सिद्धांत है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन का नहीं, ये व्यक्तिगत परिवर्तन की बात नहीं करता है, बल्कि सामाजिक संगठन का पूर्ण सिद्धांत है, व्यवस्था परिवर्तन का पूर्ण सिद्धांत है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि समाजवाद व्यक्ति में परिवर्तन नहीं चाहता है, वो एक पूरे व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन चाहता है कि समाज में अधिकतम स्तर पे समानता की स्थापना हो। इस तरह का समाजवाद व्यवस्था चाहता है, ऐसा परिवर्तन चाहता है।
अब समाजवाद के बारे में और भी क्या कहते हैं जयप्रकाश जी, ये देखिए। अपने समाजवाद के सिद्धांत को लिखते समय वे साम्यवाद की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो सबसे पहले साम्यवाद से प्रभावित हुए थे, उसके बाद ही उनका ध्यान समाजवाद की ओर गया था। इसलिए हमें ये बात जानना जरूरी है कि साम्यवाद से वो कैसे जुड़े थे। जब वे अमेरिका गए तब वे साम्यवादी मार्क्सवाद, मार्क्स और लेनिन के प्रभाव में आए। ठीक है, चलिए मैं कुछ ये करता हूँ। उन पे एम एन रॉय की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। उनको लगा विश्व की सारी समस्याओं का हल इस साम्यवाद में ही छिपा है और विश्व की सारी समस्याएं इस साम्यवाद के द्वारा ही दूर की जा सकती है। लेकिन जब रूस में साम्यवादियों द्वारा किए गए क्रूर हिंसा, हत्या, नरसंहार, संपत्ति छीनना आदि को नज़दीक से उन्होंने देखा तो इनका साम्यवाद से मोह भंग हो गया, क्योंकि उन्हें हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, जयप्रकाश जी जो थे। ठीक है, वे नैतिकता के आधार पर व्यवस्था चाहते थे। वे कहते हैं व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोगों के मनोभावों को बदलकर लोकतांत्रिक मार्ग से भी व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ देखना होगा, लोगों के मनोभावों को बदलकर। तो लोगों के मनोभावों को हम कैसे बदलेंगे? हम लोगों के मनोभावों को नैतिकता से नैतिकता से बदल सकते हैं। तब जाके हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, और फिर हम हिंसा को वो नहीं चाहते थे कि हम साम्यवादियों की तरह हिंसा का प्रयोग करके समाज में व्यवस्था परिवर्तन लाएं, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे। वे समाजवाद को साध्य बताते हैं कि समाजवाद ही मंजिल है, उद्देश्य है, और जिसको पूरा एकमात्र कौन कर सकता है, वो उसका सफल साधन मात्र लोकतंत्र को बताते हैं। वे समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का एक पूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना एवं भारत में इसके विस्तार के लिए वे निम्न बातों को प्रस्तुत करते हैं एवं उनकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं लोकतांत्रिक समाजवाद जो उनका है उस पर जो पॉइंट्स है जो एग्जाम में हमें लिखने पड़ते हैं, सिर्फ थ्योरी लिखने से, पेज को लिखने से हमें नंबर नहीं मिलते हैं, हमें कुछ पॉइंट वाइज डील करना पड़ता है जिससे नंबर हमें ज़्यादा मिले। तो आपको नंबर अगर ज़्यादा चाहिए और अच्छा नोट्स चाहिए, तो वैसे तो मैं बता दूं ये नोट्स मैंने सर से चेक करवा लिया है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, तो आपको ये ज़्यादा ही बेनिफिट्स होगा आपको। तो अब चलिए वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। समाजवाद का पोषक भारतीय संस्कृति, पहला पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या है? जयप्रकाश नारायण भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था के उद्गम किस कारण हुआ इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति जो है हमारी, वो एक मिल बांट के खाने वाली है, मिल बांट के उत्पादन के साधन जो होते हैं, ठीक है, उसका उपभोग करने वाली संस्कृति है भारतीय संस्कृति। ठीक है, हम लोग मिलजुल के रहने वाले हैं, ये इस भारतीय संस्कृति की देन है। इसमें क्या होता है, लेकिन आज का जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, जो आज का जातीय व्यवस्था है, वो क्या हो गया, स्वार्थयुक्त हो गया। पहले का जो जातीय व्यवस्था था उसका स्थापना इस प्रकार हुआ था कि सभी को अपना अपना काम दे दिया गया था। जाति व्यवस्था, ये जाति ये करेगी, ये जाति ये करेगी, लेकिन उसमें कोई बड़े छोटे का भेद नहीं था उस स्टार्टिंग में। लेकिन आज क्या हो गया है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये ऊंच नीच, इस जातिगत व्यवस्था वो स्वार्थयुक्त हो गई है। ठीक है, वो कहते हैं जयप्रकाश जी, उनके अनुसार जाति व्यवस्था व समाज में बंधुत्व की भावना समाजवाद के अनुकूल है। तो ये एक लाइन है। ठीक है, आप इस जितने मैं नोट्स लिखा रहा हूँ इसको आप बहुत छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोट्स में लिखा है, लेकिन आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्या कहता है, इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो है वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ज़्यादा अनुकूल है समाजवाद के लिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जहाँ पर, वहाँ पे क्या होता है समाजवाद में, वहाँ पे लोग ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। एक परिवार उनका बहुत छोटा परिवार होता है, जबकि हमारा जो देश है उसमें एक परिवार जो कितने लोगों का भरण पोषण कर लेता है। हमारे अंदर की जो नैतिकता है उसमें क्या होता है, हम बच्चे बूढ़े जो ये होते हैं
बुजुर्ग होते हैं, अनाथ होते हैं, ठीक है, वृद्धाश्रम में जो होते हैं, वो सबका हम ख्याल रख लेते हैं। तो ये हमारे देश की नैतिकता की पहचान है। इसलिए हमें किसी अन्य चिंतन पर आधारित समाज को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो सबसे संपूर्ण है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपने देख लिया। अब आते हैं उत्पादन के साधनों का समाजीकरण एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। अब उत्पादन के साधन है क्या और उद्योग का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है। तो यहाँ पढ़ते हैं, समाजवादी होने के नाते जयप्रकाश नारायण ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त असमानता का मुख्य कारण यह है कि कुछ लोगों का उत्पादन के साधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण है तथा बहुत संख्यक लोग, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं समाज के, वो इससे वंचित है, ठीक है। तो मतलब होता है क्या है कि उत्पादन के समान है, साधन है या तो भूमि है, तो इस पे क्या होता है कि कुछ ही लोग, मुट्ठी भर के लोगों को बहुत ज़्यादा उनके पास ये सब है, साधन है। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं, जैसे किसान है, श्रमिक है, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण यही बताते हैं कि समाज में जो असमानता है उसका कारण यही है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद की स्थापना उत्पादन के साधनों का समाजीकरण अथवा उनका सामूहिकरण करके ही की जा सकती है। अतः उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, मतलब एक जन का स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, ना कि निजी स्वामित्व। इसी कारण 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा था कि वृहत उत्पादन संस्थानों पर सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण स्थापित किया जाए, ठीक है। वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जितना भी उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण हो जाए, चाहे वो जहाज, पानी जहाज हो, खनन हो, भारी परिवहन हो, भारी उद्योग हो, सारा का सारा राष्ट्रीयकरण किया जाए। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, राजनीतिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण। तो जयप्रकाश नारायण इस बात से भली भांति परिचित थे कि अगर हम उत्पादन के साधनों का समाजीकरण और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। और वो क्या होगा, वो होगा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होगा। जैसे राष्ट्रीयकरण, उद्योग का राष्ट्रीयकरण होगा तो वास्तविक ये है ही कि नौकरशाही में वृद्धि होगा, नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो नौकरशाही की शक्तियों में प्रतिबंध लगाने के लिए वे कुछ उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि दो स्तर पर विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। राज्य स्तर पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए तथा आर्थिक स्तर पर आर्थिक विकेंद्रीकरण का भी समर्थन करते हैं। अब राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या है और आर्थिक विकेंद्रीकरण क्या है, ये समझते हैं हम। राजनीतिक विकेंद्रीकरण से जयप्रकाश नारायण का तात्पर्य है कि शासन की छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए शासन को, ठीक है, और प्रत्येक इकाई को पर्याप्त अधिकार व शक्तियां दी जाए। इस आधार पर वे स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जिसको दो स्तर पर बांटते हैं, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्तर पर नगर निगम व नगर परिषद, जैसा कि हम लोग स्थानीय स्वशासन में पढ़ चुके हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण से उनका तात्पर्य क्या है, वो कहते हैं कि प्रत्येक गांव को स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर इकाइयाँ बना जाए, मतलब जो प्रत्येक गांव जो हो आत्मनिर्भर हो, अपने बलबूते पे उनका विकास हो। प्रत्येक घरों में छोटे छोटे उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग को स्थापित किए जाए। जब बड़े उद्योगों की स्थापना हो उसके साथ साथ ये सब छोटे उद्योग भी स्थापना हो, जिससे कि क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में आर्थिक रूप में सशक्त होगा, तो हर एक गांव भी आर्थिक रूप में सशक्त होगा। इससे समाज में आर्थिक समानता आएगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा, और यही उस उनका समाजवाद का सार है। अतः जिस समाजवाद की वे कल्पना करते हैं वह राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कृषि का पुनर्निर्माण एवं भूमि संबंधी कानूनों में सुधार। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि एशिया की मुख्य आर्थिक समस्या, एशिया मतलब उस समय का जो भारत था और एशिया था, ठीक है, तो लगभग लगभग सारा का जो समस्या था एक ही था उस समय, ठीक है, तत्कालीन समस्या वो था कृषि के पुनर्निर्माण का। मतलब उस समय का जो कृषि था, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, और उस समय का कृषि अत्यंत पिछड़ा हुआ था। छोटे छोटे खेत थे, ठीक है, खेतों पे अत्यधिक लोग परिश्रम कर रहे थे, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा लोग परिश्रम कर रहे थे एक ही छोटे खेत पे। और इससे इससे उन्होंने छिपी हुई बेरोजगारी कहा है कि ये सब छिपी हुई बेरोजगारी था उस समय का। उस समय उत्पादन भी कम थे और खर्च बहुत ज़्यादा था कृषि में।
तो जिस प्रकार उत्पादन के साधनों का समाजीकरण का वे बात करते हैं, निजी उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं, उसी तरह वे कृषि के क्षेत्र में पुनर्निर्माण व व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। पुनर्निर्माण से उनका तात्पर्य कृषि के क्षेत्रों में एक व्यापक सुधार किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, ठीक है, जिससे भारत में आर्थिक समानता को असमानता को दूर किया जा सकता है। इसके लिए वे कुछ सुझाव देते हैं। अब सुझाव क्या है? पहला सुझाव देते हैं, खेती पर उसी का स्वामित्व हो जो उसको जोतता है, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के पास कृषि के लिए बहुत जमीन है। टुकड़ों के लिए मतलब बहुसंख्यक लोग नहीं, जो मुट्ठी भर लोग हैं समाज के, उनके पास कृषि के लिए बहुत जमीन है, जो कि शहर में रह के अपनी ज़मीनों को किसी को या तो रेंट पे दे देते हैं या तो किसी किसान को दे देते हैं, ठीक है, जिनका वो ध्यान भी नहीं रख पाते, जिनका उन्हें पता भी नहीं रहता है। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग जो किसान हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं रहती है, वो दूसरों के ज़मीन पे कृषि करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो मुट्ठी भर के लोगों जिनके पास जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग जिनके पास ये जो शहर के बाहर रहते हैं, जिनके पास इतनी सारी भूमि है, वो उनका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जिस जमीन पे खेती कर रहा है, जिस जमीन को वो कर रहा है, वो उनका वास्तविक स्वामित्व उनके पास होना चाहिए। अतः भूमि पर जो किसान खेती करते हैं उसी का स्वामित्व होना चाहिए, ये जयप्रकाश जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा टुकड़ा किया जाना चाहिए। मतलब भूमि के जो छोटे छोटे खंड हो गए वो सारे खेतों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब रास्ता के लिए जगह छोड़ दिया जाए, बाकी सारे खेतों को जोड़ के एक बड़ा बड़ा खेत बनाया जाए, ठीक है, ये बात वो कहते हैं। और ये पश्चिम में हुआ भी, पश्चिम में इस तरह की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को हम चेक बंदी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूर्व के क्षेत्र में, पूरब और फिर उत्तर ये क्षेत्र में ये इसका फैलाव नहीं हुआ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, वे सहकारी खेती का समर्थन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो वो कहते हैं, उन्होंने अपना एक कोटेशन दिया है, वास्तविक समाधान यह है कि उन सभी निहित स्वार्थों का उन्मूलन कर दिया जाए, मतलब उन्मूलन मतलब उस स्वार्थों को खत्म किया जाए जिनसे किसी भी रूप में भूमि जोतने वालों का शोषण होता है, ठीक है। किसानों के सभी ऋणों को निरस्त कर दिया जाए, जोतों को एकत्र करके सहकारी और सामूहिक फार्मों की तथा राजकीय और सहकारी ऋण व्यवस्था तथा हाट व्यवस्था और सहकारी सहायक उद्योगों की स्थापना की जाए, ये वे अपनी बात रखते हैं। हाट व्यवस्था मतलब बाजार व्यवस्था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऋण व्यवस्था को, जो ऋण है किसानों के सभी ऋण को माफ़ करने की बात करते हैं, और कुछ सहकारी और सामूहिक फार्मों की स्थापना की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, बाजार व्यवस्था की बात करते हैं। इस तरह से उद्योगों की स्थापना की जाए, वो इस तरह से सहकारी खेती का समर्थन करते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है, उनके अनुसार भूमि संबंधी कानूनों में, जो भूमि संबंधी कानून था उसमें भी कुछ आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वो इस बात को बोलते हैं। अब आता है उनका पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट समाजवाद का, वो है समाजवाद के तत्व। जयप्रकाश नारायण का समाजवाद 3 तत्वों पर आधारित था। पहला, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाया जाए, ठीक है। दूसरा, नैतिकता की वे बात करते हैं अपने समाजवाद में, वे समाज में नैतिकता पर बल देते हैं जिसकी रक्षा हर हाल में हर कीमत पे होनी चाहिए। तीसरी बात कहते हैं वे, समाजवाद में मुख्य भूमिका श्रमिकों, किसानों, मजदूरों की है, बुद्धिजीवियों की इसमें भूमिका नहीं है। वो मतलब श्रमिकों की, मजदूरों की भूमिका को समाजवाद में बताते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत माना है। उनका महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को कांग्रेस के नीचे चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो हो रही थी, कांग्रेस का कार्य क्या था, वो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था ना, वो कांग्रेस तो एक मंच था, लेकिन उनके नीचे जो, उन्हीं के अंडर में जितने जो नेताएं थे, वो सब क्या कर रहे थे, वो स्वतंत्रता संग्राम ही कर रहे थे, उनका लक्ष्य वही था, ठीक है। तो वो जो मंच चल रहा था उसके नीचे ये उस चीज़ में क्या करते हैं, ये समाजवाद को भी जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़े, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबद्ध कर देते हैं। इस प्रकार उन्होंने समाजवादी दर्शन को दो युद्धों का समर घोष बताया है। पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथा दूसरा सामाजिक क्रांति। भारत में जो जर्जरित ग्रामीण समाज की विकराल दरिद्रता मतलब गरीबी के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने
उन सामाजिक तथा यांत्रिक बंधनों के उन्मूलन मतलब उसको खत्म करने पर बल दिया है जो कृषि के उत्पादन में बाधा डाल रहे थे। ठीक है, तो ये रहा जयप्रकाश नारायण का समाजवाद। ठीक है, आपने जयप्रकाश नारायण का समाजवाद यहाँ पूरा नोट्स देख लिया। आप इस नोट्स को बना लीजिए। ठीक है, कंप्लीट नोट्स है। और ये मैंने ये भी वीडियो डाल दिया जयप्रकाश नारायण के परिचय के बारे में। अब मैं अगला वीडियो जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र, जो दल विहीन लोकतंत्र है, उस पर डालूंगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि समग्र क्रांति को भी खत्म कर दिया जाए। तो ये जयप्रकाश नारायण का पार्ट 2 है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने मित्र, अपने अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी या आप दूसरे कॉलेज के भी अपने दोस्त को जानते हैं तो इस वीडियोज़ को उनके पास भी ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।